नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। इस वक्त पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया सिर्फ एक बात जानना चाहती है कि ईरान अमेरिका जंग कब खत्म होगी। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं, अंदर की खबर दूं और यह कहूं कि डोनाल्ड ट्रंप विश्वासघात की तैयारी कर चुके हैं और अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के ऊपर बहुत बड़ा अटैक करने वाले हैं, तो शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन ये एक्सक्लूसिव खबर मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ट्रंप का मिडिल ईस्ट में शांति का ढोंग चल रहा है और पीछे से वार करने की तैयारी हो रही है। दुनिया जिसे ट्रंप की शांति वार्ता समझ रही है, वो असल में ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी यानी खर्ग द्वीप पर हमले का ब्लूप्रिंट है। डोनाल्ड ट्रंप ने वेस्टर्न मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में साफ साफ कह दिया है कि ईरान पर बहुत बड़ा हमला होने वाला है और इसकी तैयारी आज से नहीं की जा रही है, इसकी तैयारी फरवरी से की जा रही है। और ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं, नेवल ब्लॉकेड और बाकी चीजें, ये सब एक तरह से ईरान को कॉर्नर करने की कोशिश है। बात शांति डील की हो रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पीठ पीछे वार करेंगे, गद्दारी करेंगे एक बार फिर से। कैसे अमेरिका इजराइल सबसे खतरनाक दांव चलने की तैयारी में है, भारी भरकम युद्धपोत महंगे हथियारों से जब ईरान टस से मस नहीं हुआ, तो डोनाल्ड ट्रंप ने 82 एयरबोर्न डिवीजन को इजराइल की जमीन पर उतारा है। यह वो यूनिट है जिसका निशाना अब तक इतिहास में कभी नहीं चुका है और इस बार इस अजेय फोर्स का टारगेट एकमात्र ईरान का खार्ग द्वीप है। यह वही खार्ग द्वीप है जो ईरान की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है, जहां से ईरान का 90% कच्चा तेल दुनिया भर में जाता है। अमेरिका और इजराइल बहुत चुपके से प्लानिंग कर रहे हैं और वो खार्ग द्वीप को कंट्रोल में लेना चाहते हैं, जिसे होर्मुज में सिर्फ अमेरिका की चले। ट्रंप अच्छी तरह जानते हैं, अगर खार्ग पर कब्जा हो गया तो होर्मुज भी अपना होगा, ईरान भी घुटने पर आएगा। शांति की रट तो सिर्फ एक पर्दा है, असली तैयारी ईरान की अर्थव्यवस्था को नेस्तनाबूद करने की है। बताएंगे आपको इजराइल अमेरिका के सीक्रेट मिशन के बारे में और यह भी बताएंगे इसके लिए प्लानिंग क्या की जा रही है, इजराइल में कितने अमेरिकी सैनिक अभी मौजूद हैं, वहां से क्या प्लानिंग चल रही है, खाड़ी से कौन कौन सा देश इसमें शामिल होगा या खाड़ी देश इससे खुद को अलग कर लेंगे। आज करेंगे इसी सीक्रेट ऑपरेशन पर सबसे बड़ी चर्चा और जंग के विध्वंसक होने की बात। मिडिल ईस्ट में ट्रंप दुनिया के सामने शांति का सबसे बड़ा ढोंग कर रहे हैं, लेकिन दुनिया जानती है अमेरिका जंग हार चुका है। एक हारा हुआ राष्ट्रपति अब ईरान के पीठ पर वार की तैयारी कर रहा है। जी हां, मैं आपको बताता हूं पूरी कहानी। परमाणु समझौते और होर्मुज पर टेबल टॉक की बातें हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ ईरान को तबाह करने के लिए ऐसा चक्रव्यूह रचा जा चुका है जिसके भनक ईरान को भी देर से लगी। ट्रंप ने भारी भरकम नेवी फोर्स देख ली, सबसे महंगे फाइटर जेट्स उड़ाकर देख लिए और अपने विध्वंसक युद्धपोतों को पर्शियन गल्फ में खड़ा करके भी देख लिया, लेकिन ईरान अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। हां, ईरान को नुकसान हुआ, लेकिन ईरान गिरा नहीं। ईरान का किला फतेह नहीं कर पाए ट्रंप, और अब एक हारे हुए राष्ट्रपति के सामने और विकल्प ही क्या बचा है। इसलिए ट्रंप ने अब सबसे खतरनाक और आखिरी पत्ता खेलने का फैसला किया है। वो एक तरफ बातचीत और टेबल टॉक की डील करेंगे, तो दूसरी तरफ ईरान पर क्या पीठ पीछे वार करने की तैयारी की जा रही है। खबर है अमेरिकी सेना की सबसे खूंखार और अजेय माने जाने वाली 82 एयरबोर्न डिवीजन इजराइल की सरजमी पर है। निशाना सीधा है, ईरान की इकोनॉमिक बोन को तोड़ दो, यानी खार्ग द्वीप पर कब्जा कर लो। जल्द ही खार्ग पर एक भीषण जंग शुरू होने वाला है। यह खुलासा अमेरिका के एक जर्नलिस्ट केन क्लिपेंस्टीन ने की है। क्लिपेंस्टीन की इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। अमेरिका ने 82 एयरबोर्न यूनिट के सैनिकों को इजराइल में उतारा हुआ है। 3000 सैनिक आदेश का इंतजार कर रहे हैं। 82 एयरबोर्न यूनिट का मकसद खार्ग द्वीप पर कब्जा करना है, जो वो आईडीएफ के साथ मिलकर ऑपरेशन चलाकर करेंगे। ईरान के अंदर तटीय इलाके में पूरी तरह से नियंत्रण बनाना है। 82 एयरबोर्न डिवीजन एक क्विक रिएक्शन फोर्स है। दुश्मन के इलाकों में पैराशूट से उतरने के लिए ट्रेन किया जाता है। यह फोर्स डिवीजन की इमीडिएट रिस्पांस फोर्स से आती है। इमीडिएट रिस्पांस फोर्स करीब 3000 सैनिकों की एक ब्रिगेड है
और 18 घंटे के अंदर ये दुनिया में कहीं भी तैनात किए जा सकते हैं। यूएस ने मार्च में इस यूनिट को मिडिल ईस्ट में भेजने की बात कही थी, लेकिन तब यह नहीं बताया गया था कि 82 एयरबोर्न डिवीजन ईरान जंग में पार्टिसिपेट करेगी। जब महंगे हथियार और गीदड़ भभकियां काम नहीं आई तो ट्रंप ने विश्वासघात की तैयारी कर ली। अमेरिकी सेना की 82 एयरबोर्न यूनिट, अमेरिका की वो रैपिड रिस्पांस फोर्स जो सामने वाले के घर में घुसकर आसमान से सीधे तबाही मचाने के लिए जानी जाती है। इतिहास गवाह है कि इस यूनिट ने अपने किसी भी ऑपरेशन में आज तक नाकामी नहीं लिखी है। इस अजय फोर्स को इजराइल में होल्ड पर रखा गया है। रक्षा विशेषज्ञ इस बात को मानते हैं कि यह तैनाती ईरान के खिलाफ किसी सामान्य हमले के लिए नहीं, बल्कि खार्ग द्वीप पर अचानक और बेहद आक्रामक यानी कि एम्फीबियस और एयरबोर्न ऑपरेशन को अंजाम देने की तैयारी है। ट्रंप का प्लान है एक रात खार्ग को अचानक से नियंत्रण में ले लेना और ईरान की इकोनॉमिक लाइफलाइन को पूरी तरीके से कट कर देना। अब 82 एयरबोर्न डिवीजन की खासियत भी जान लीजिए। अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध पैराट्रूपर्स यूनिट में से एक है। इसका मुख्यालय अमेरिका के फोर्ट ब्रैग नॉर्थ कैरोलिना में है। किसी भी युद्ध क्षेत्र में हवाई मार्ग से तेजी से उतारा जा सकता है। इसे अमेरिकी सेना की रैपिड रिस्पांस फोर्स भी मानी जाती है। युद्ध में 18 घंटे के अंदर कहीं भी डिप्लॉय किए जा सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में, महज 18 घंटे। इसके सैनिक पैराशूट जंप, एयरबोर्न ऑपरेशंस में माहिर होते हैं। विश्व युद्ध से लेकर इराक, अफगानिस्तान तक का युद्धों में शामिल हो चुके हैं। कठिन परिस्थितियों में लड़ाई और दुश्मन के पीछे उतरने के लिए जाने जाते हैं। अमेरिकी सेना की सबसे ज्यादा आक्रामक और एक्टिव यूनिट्स में ये काउंट होते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि खार्ग द्वीप को ही डोनाल्ड ट्रंप कब्जाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आखिर तेहरान पर पीठ पीछे वार की तैयारी क्यों है? दरअसल इसके पीछे सबसे बड़ी कहानी इस द्वीप की खासियत और इस द्वीप पर ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर है। खार्ग द्वीप ईरान का एक जमीन का टुकड़ा या आइलैंड नहीं है, यहां ईरान की सांसें चलती हैं। ईरान अपने कुल कच्चे तेल का 90% से ज्यादा हिस्सा इसी खार्ग द्वीप के टर्मिनल से पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है। अगर खार्ग द्वीप पर कब्जा हो गया तो ईरान के तेल को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है और ईरान की अर्थव्यवस्था की कमर एक झटके में टूट जाएगी। ट्रंप अच्छे से जानते हैं कि ईरान को सीधी जंग में हराना नामुमकिन है, इसलिए उन्होंने ईरान को आर्थिक रूप से अपाहिज बनाने का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। शांति वार्ता का जो ड्रामा चल रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं। मैं उसे ध्यान भटकाना और दूसरे मुद्दों की तरफ ले जाने की एक रणनीति के तौर पर देखता हूं। यह एक सोची समझी क्रोनोलॉजी है। अब आपको बताते हैं मिडिल ईस्ट में अमेरिकी तैनाती कितनी है जिस पर ईरान अब तक भारी पड़ा है। लगभग 50,000 से अधिक अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। 20,000 नेवी मरीन कमांडोज समुद्र में युद्धपोत पर तैनात हैं। 82 एयरबोर्न डिवीजन के 2,000 से 3,000 स्पेशल एलीट कमांडोज को तैनात किया गया है। सिचुएशन को देखते हुए 2,500 अतिरिक्त मरीन सैनिकों की तैनाती इस इलाके में की गई। ट्रंप इतनी भारी भरकम सेना, विध्वंसक हथियार से अब तक ईरान को उसके इरादे से हिला तो नहीं पाए, जिसके बाद अब 82 एयरबोर्न यूनिट की बात की जा रही है। लेकिन ट्रंप शायद इतिहास भूल रहे हैं। ईरान कोई वेनेजुएला, वियतनाम, इराक या अफगानिस्तान नहीं है। ईरान की आईआरजीसी और उसकी नौसेना फारस की खाड़ी के चप्पे चप्पे इलाके से वाकिफ है। तेहरान से चेतावनी भी आ चुकी है, अगर अमेरिकी बूट्स ने खार्ग द्वीप या ईरान की संप्रभुता को छूने की कोशिश की तो फारस की खाड़ी अमेरिकी सैनिकों के लिए सबसे बड़ा ताबूत बनेगी। ईरान ने अपने सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइलें, हाइपरसोनिक मिसाइलें और आत्मघाती ड्रोन्स सब तान रखे हैं अमेरिकी सैन्य ठिकानों की तरफ। और बीते 24 घंटे में आपने इसका एग्जाम्पल भी देखा है। बहरीन, जॉर्डन में अमेरिका के 22 सैन्य बेसिस पर ईरान टूट पड़ा। अगर खार्ग में 82 एयरबोर्न यूनिट कदम रखती है तो ईरान पूरी खाड़ी को बारूद की ढेर में तब्दील कर देगा। अब खार्ग द्वीप इंपॉर्टेंट क्यों है यह हमने आपको बता दिया। 1980 और 88 के ईरान इराक युद्ध में खार्ग द्वीप पर कई बार हमले हुए थे और तब इस द्वीप की सुरक्षा के लिए ईरान ने यहां पर मिसाइलें तैनात की, ईरान ने यहां पर सैन्य बेसेस बनाए,
ईरान ने यहां पर कई यूनिट्स तैनात कर रखी है, क्योंकि ईरान जानता है कि अगर खार्क द्वीप पर कब्जा हो गया तो फिर यहां से यू टर्न नहीं होगा। उसके बाद अमेरिका इजराइल की बात माननी पड़ेगी। इजराइल ने कई बार खार्क पर हमला किया है, लेकिन अभी तक खार्क को अपने कब्जे में नहीं ले पाए हैं डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू। ट्रंप की खार्क पर कब्जे की चाहत अमेरिका को एक ऐसे दलदल में धकेल सकती है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। अजेय माने जाने वाली 82 एयरबोर्न यूनिट के सामने इस बार वो दुश्मन है जो कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है, जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर में जबरदस्त है, जिसकी ताकत उसका मोज़ैक डॉक्ट्रिन है, जो मरने मारने पर आमादा है। शांति वार्ताओं का पर्दा हटने वाला है। खार्क की धरती से बारूद की गंध आने लगी है। सवाल यह है कि ट्रंप का यह चक्रव्यूह ईरान को घुटनों पर लाएगा या फिर अमेरिकी महाशक्ति के पतन की शुरुआत होगी। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। मेजर जनरल सुधाकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट, रक्षा विशेषज्ञ। कर्नल एस के मलिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भू राजनीतिक विशेषज्ञ। संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों की जानकार। और फिरोज मीठी बोरवाला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ईरान मामलों की जानकार। रवि करकरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट, अमेरिका से लाइव। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। आपका मैं रुख करूं, आईडीएफ के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन करके खार्क पर कंट्रोल की कोशिश करेगा अमेरिका बहुत जल्द, और इसका खुलासा वेस्ट के एक जर्नलिस्ट ने किया। विवेक, एम आई ऑडिबल? कैन यू हियर मी? हाँ बिल्कुल सर, मैं सुन पा रहा हूं आपको। विवेक, सबसे पहले नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। शो के लिए इनवाइट किया, और मेरे जो डिस्टिंग्विश को पैनलिस्ट हैं उन सबको बधाई और शुभकामनाएं। देखिए, 82 एयरबोर्न डिवीज़न जो है ये काफ़ी पुराना और एकम्प्लिश्ड एक फॉर्मेशन है यूएस आर्म फोर्सेस का। इसका जो बैटल ट्रैक रिकॉर्ड है आप देखेंगे, हर लड़ाई में, तकरीबन हर लड़ाई में हिस्सा लिया है। इसकी जो एम्प्लॉयमेंट होता है, आपकी सवाल का जवाब देने से पहले मैं 2-3 लाइन में कह देता हूँ कि एयरबोर्न डिवीज़न जब एम्प्लॉय होता है, ये कोई दूसरे जगह पूरा एट हाई अल्टीट्यूड से उसको ड्रॉप किए जाते हैं और दिया हुआ जगह पे वो लैंड होता है। ये कभी भी लैंड होता है तो ग्राउंड फोर्सेस या लैंड फोर्सेस या आपका नेवल फोर्सेस उसको लिंक अप करते हैं। ये लिंकिंग आपके लिए आपका एक सस्टेन्ड, ओपन, डिपेंडेबल, नॉन इंटरफेयरिंग एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होना निहाती जरूरी है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से खार्क आइलैंड जो आप कह रहे हैं, ये करीब 450 किलोमीटर दूरी पे है। खार्क आइलैंड का साइज करीब 8 किलोमीटर बाई 5 किलोमीटर ये साइज है। इसके जो एयर डिफेंसेस है, पिछले 40 दिन की लड़ाई जो 8 अप्रैल 2026 को खत्म हुआ, ये 40 दिन की लड़ाई के दौरान खार्क आइलैंड के ऊपर अमेरिका ने अटैक किया था। जितने उसके आर्टिलरी, रॉकेट्स और एयर डिफेंस की जो आर्किटेक्चर है, ये सारे के सारे उन्होंने बर्बाद कर डाले थे। लेकिन ये आइलैंड ऐसा एक जगह पे है, ये आता है बुशेर प्रोविंस के नीचे आता है। उसका एक कोई डिस्ट्रिक्ट जो कि 25 किलोमीटर दूरी, ईरान का कोस्ट लाइन ये 25 किलोमीटर दूरी से है। इसको आर्टिलरी, रॉकेट, मिसाइल, कोस्टल बैटरी मतलब उनके पास छोटे छोटे जहाज है, जो वेसल्स हैं, जिस पे गन्स माउंटेड है, मिसाइल भी माउंटेड है। ये काफी स्पीड पे जाते हैं, 32 से 70 किलोमीटर के स्पीड पे जाके ये लाइनी अटैक वो ट्रेन कर रखे हैं। सो मैं ये सारी चीजें इसलिए कवर कर रहा हूँ जी। लैंड तो हो जाएंगे, लैंड होने के बाद उनको लिंकअप होना निहाती आवश्यक है। वो लिंकअप कहाँ से होंगे? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज 400-450 किलोमीटर दूरी, तो वहां से लिंकअप करने के लिए उनको सेफ लेन ऑफ कम्युनिकेशन खोलना पड़ेगा, वो पर्शियन गल्फ के बीच में से, जो कि ईरान या IRGC अलाउ नहीं करेगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन आता है कुवैत या इराक की तरफ से। कुवैत और इराक की तरफ से ये गल्फ वॉर 1 और गल्फ वॉर 2 के बीच में इन्होंने काफी कुछ एक्सरसाइज और रूटीन जो वैलिडेशन एक्टिविटी होता है उन्होंने किया था। वो तजुर्बा अभी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है कि नहीं मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन ऑप्शन बनता है। और तीसरा ऑप्शन है ईरान के बीच में से गुजर के अंदर जाने का, जो ईरान का IRGC वो अलाउ नहीं करेगा। लास्ट पॉइंट यहीं पे मैं खत्म कर रहा हूँ, एक चीज बोल के कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जब बात करते हैं, उसका जो लंबाई और चौड़ाई है ये करीब 145 किलोमीटर से 190 किलोमीटर है। इसके एरिया में आता है आपका
कोमेश आइलैंड, जिसके ऊपर अटैक कल किया था अपाचे हेलीकॉप्टर नीचे होने के बाद अमेरिका अटैक किया था, और स्ट्रेट ऑफ हर्मुज करीब 8 किलोमीटर दूर है कमिश आइलैंड से। तो ये सारे कहने का मतलब ये है कि बूट्स ऑन ग्राउंड की तैयारी कर रहे हैं। क्या बूट्स ऑन ग्राउंड के लिए अमेरिका आज के दिन में तैयार है? मेरा जवाब है नहीं। ये सिर्फ अभी भी मुझे लग रहा है ये दिखावा के लिए है, ये इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उन ईरान के ऊपर प्रेशर डाला जा सकता है। लेकिन प्रेशर की वजह से कोई कामयाबी हासिल होने का कोई अंदेशा मुझे नहीं लग रहा है। ये ऐसा ही चलते रहेगा, बैक एंड फोर्थ। मतलब ये आते मैक्सिमम प्रेशर क्रिएट करने के लिए एक टैक्टिक्स हो सकता है जो ट्रंप हर बार करते हैं, मैक्सिमम प्रेशर बनाते हैं। रवि साहब, अमेरिकी मीडिया क्या कह रहा है इस बारे में? आई थिंक अमेरिका मीडिया में तो आज जो टॉप हेडलाइन है वो तो इन्फ्लेशन की है। आपको पता है कि 3 साल में पहली बार इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हुई है। तो अमेरिका में एवरेज जो सिटीज़न है वो इस वॉर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है। और ट्रंप की जितनी भी नीतियां हैं, चाहे वो मिडल ईस्ट की हों चाहे टैरिफ से हों, तो क्योंकि जब आपको डेली आपकी गैस प्राइसेस बढ़ती हैं, आपके खाने की प्राइसेस बनती हैं, सप्लाई चेन इम्पैक्टेड होता है, तो अमेरिकन कंज्यूमर जो सबसे ज़्यादा कंज्यूम करता है दुनिया में, बहुत ज़्यादा वो शोर मचा रहा है। और टाइमिंग इसकी जो है वो बहुत ही ख़राब है। देखिए, उसमें 2-3 डिफरेंट लोग हैं जो स्पेशली वॉर को देख रहे हैं। कुछ जो हैं रेडिकल, जो बिल्कुल वो कह रहे हैं कि फिनिश इट ऑफ, आपको बिल्कुल ईरान को अब ख़त्म कर देना चाहिए। जो काफ़ी आपको पता है कि वो जूइश लॉबी जो है, जो दोनों अमेरिका में भी है और जो इसराइल में भी है, तो एक वो है। दूसरा जो है आपके डेमोक्रेट जो बेस है वो कह रहे हैं कि आपने शुरू क्यों किया, आपको किसने अप्रूव किया, आपको वैलिडेशन कहाँ से मिली। तो वो अब अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं। उसमें आपने देखा होगा कि पिछले हफ्ते 4 रिपब्लिकन्स जो थे वो भी उसमें जुड़ गए हैं। तो लास्ट जो, अगर आप मुझसे पूछें कि क्या अमेरिकन, और मैंने कल शायद एक ट्वीट भी डाला था, तो मैंने ये कैलकुलेट किया था कि कितने अमेरिकन जो आर्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं और कितनी एआई ड्रिवन डिफेंस टेक्नोलॉजी की जो कंपनीज हैं, उनको कितना मुनाफा हुआ है पिछले 100 दिन में। 102 दिन हो गए अब तो आई थिंक उसमें वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। पर एवरेज जो है एक औसतन जो एक अमेरिकन नागरिक जो है वो अपनी गैस जब भरनी पड़ती है, देखिए अमेरिका की सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पे आपके रेलवेज नहीं है, और हर एक चीज़ जो है आपको गाड़ी से ही चलानी पड़ती है। तो यहाँ पे जब वो 1.5 घंटा जाके वो जाता है अपनी नौकरी के लिए, तो उसको जब गैस में पिंच होता है, ऐसा पिंच अगर न्यूयॉर्क में आप देखें तो ऐसा पिंच जो था ये हम लोगों ने कोविड के बाद भी नहीं देखा। तो ये बहुत बड़ी जो है ये बैकफायर करेगी और 100% करेगी। और डेफिनेटली वॉर को लेकर, जैसे सर ने अभी बोला, सुधाकर सर ने हमेशा ये बहुत सटीक बोलते हैं कि बूट्स ऑन द ग्राउंड इज इम्पॉसिबल। यहाँ पे कोई नहीं चाहता, उसका मतलब होगा बूट्स ऑन द ग्राउंड कि वो बिल्कुल ही रिपब्लिकन पार्टी को बहुत ज्यादा उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा आगे जाके। मतलब बॉडी बैग्स जब जाएंगे, अगर बूट्स ऑन ग्राउंड कर दिया, अगर बॉडी बैग्स अमेरिका पहुंचे तो अमेरिका में बवाल कर सकता है। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है अमेरिका में, जब बॉडी बैग्स जाते हैं तो बहुत बड़ा नेशनल इश्यू बनता है, और बहुत बुरा भी मानते हैं वहां पर लोग इस चीज को लेकर। मैं कर्नल साहब से चाहूंगा, कर्नल साहब आप इस रिपोर्ट को लेकर क्या कहेंगे? कर्नल मलिक जी। विवेक जी, सभी को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार, आपको भी नमस्कार। देखिए, जो स्थिति आज ये पैदा हुई, आज की डेट में हम खड़े हैं, 3 महीने से ज्यादा हो चुका है। आज जो खारग आइलैंड की जो खबरें आ रही हैं, मुझे नहीं, कभी भी मेरे एनालिसिस में मुझे नहीं कतई लगता है कि वहां पर अमेरिका अपनी फोर्स को तैयार उतारने, भले ही वो स्पेशलाइज्ड कमांडो स्पेशल यूनिट्स के हैं और वो जाने जाते हैं स्पेशलाइज्ड अपने काम को अंजाम देने के लिए, लेकिन नहीं, ये काम अमेरिका नहीं करेगा। ये उसके लिए हाराकरी हो जाएगी। अपने इस, अगर खारग आइलैंड पर किसी भी तरह का कंट्रोल करना है तो उनका पूरा का पूरा कंट्रोल होना चाहिए वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर, जो कि खारग आइलैंड से लगा हुआ कोस्ट है, 25 किलोमीटर पूरा ईरान का कोस्ट है, और जो कि बुशहर से लेके और ऊपर तक आप जाइए, कम से कम बंदर जो मान शहर तक है, वहां तक उनका पूरा उस पर कंट्रोल होना चाहिए। क्योंकि एक बार आप ट्रूप्स उतार देते हो, उनको लगातार आपको ऑगमेंट करना पड़ता है, उसको सपोर्ट करना पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट देना पड़ता है, और आप ये पूरा का पूरा एयर के द्वारा करना मुश्किल होता है। क्योंकि ऐसे केस में ईरान की फौजें भी, ईरान की जो वॉर मशीनरी है वो पूरी एक्टिव रहेगी और हर काम करने से रुकेगी जो कि अमेरिका अपनी फोर्सेस को ऑगमेंट करे, वहां पर करे।
तो अब बात आती है कि फिर ये अमेरिका क्या चाहता है। देखिए, अमेरिका इस टाइम फंसा हुआ है निश्चित रूप से, और फंसा हुआ का मतलब है कि हर हालत में अपना ट्रंप साहब वहां से चाहते हैं कि एग्जिट हो जाए, लेकिन उनको वो रेस्पेक्टेड एग्जिट नहीं मिल रहा है। कारण ये है कि देखिए, मैं एक चीज थोड़ा सा इसको हल्का सा डाइवर्ट करना चाहता हूं, इसलिए करना चाहता हूं कि देखिए, जब अमेरिका ने यूक्रेन और रूस के बीच का युद्ध था, तो बाइडेन प्रशासन का यह था कि यह युद्ध जितना खिंचता रहे उतना अच्छा है। कारण है कि रशिया अपने आप उसकी इकोनॉमी वीक होगी और कभी। अब चलो इस बात को यहीं छोड़ता हूं, फिर चलते हैं चीन पे। पिछले 2 महीने से अगर किसी देश ने पूरा ध्यान खींचा इस युद्ध के मद्देनजर, तो वो है चीन। पुतिन साहब जाते हैं, ट्रंप साहब जाते हैं, आरागची साहब कई बार जा चुके हैं। इसके अलावा उनका चीन एक सेंटर स्टेज में आ गया है, यानी अमेरिका ने ये पूरा हॉर्मुज के रास्ते, ईरान के रास्ते ऑपरेशन के तरह जिस चीन को टाइट करना चाहा था, वो बात उल्टी पड़ती दिखाई रही है। अब इस युद्ध को जारी रहने में किसका फला हो सकता है? कभी अमेरिका नहीं चाहे, अब कभी रशिया और चीन वो चाहेंगे कि इसमें अमेरिका उलझा रहे, और एक तरह से देखा जाए उसको ये रेस्पेक्टिव एग्जिट ना मिले, और मिले तो ईरान की शर्तों पर मिले। तो ये चीज को प्रिल्यूड करते हुए मैं ये कहना, मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे ऑपरेशन में अमेरिका को अब वो मुश्किलात हो रही है कि वो अपने को किस तरह से बचा के सम्मानजनक स्थिति में अपने नागरिकों के सामने पेश करे। पर बात यह आती है कि जब इतने अंदर इतना आपने ऑपरेशन कर लिया है, आप क्या मुंह लेके अमेरिका के नागरिकों के बीच में जाएंगे? वहां पे जैसे कि रवि साहब बोल रहे थे, ठीक है, अमेरिकन जनता बहुत सेंसिटिव है वहां के इन्फ्लेशन को लेके और वहां के प्रति महंगाई को लेकर के, लेकिन इन सब के बीच में आखिर रास्ता क्या बचता है? क्योंकि ईरान तो नई नई शर्तें होता है, या फिर जैसे ही बात आगे बढ़ती है, हो सकता है चाइना उसको प्रॉम्प्ट करता हो कि नहीं, आप और शर्तें लगाइए जिससे कि समझौता इतनी जल्दी ना हो, और हो तो ईरान की शर्तों पे, क्योंकि अमेरिका ईरान की सभी शर्तें इतनी जल्दी मानने वाला भी नहीं है। और असली चीज आती है कि जब आप याद रखिए, जब ये युद्ध शुरू हुआ था, उसमें एक बड़ी प्रोमिनेंट डिमांड आई थी उसमें कि ईरान को अपने तीनों जो प्रॉक्सीज हैं उनको कट करना पड़ेगा, ऑक्सीजन कट करनी पड़ेगी, उनको हथियार और ये करना। लेकिन अमेरिकी पत्रकार का दावा है मलिक सर कि 82 एयरबोर्न डिवीजन तैयारी कर रहा है। संजीव श्रीवास्तव जी। देखिए विवेक जी, मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो युद्ध की जो पूरी स्थिति बनी हुई है, हालांकि सीज फायर है लेकिन इतना फ्रेजाइल है, वो लगातार उसमें ब्रेकअप्स आ रहे हैं, अटैक्स काउंटर अटैक्स हो जा रहे हैं, केवल कहने के लिए सीज फायर है जबकि सारे उसके वायलेशंस किए जा रहे हैं। तो ऐसे में ये जो पूरा सिनारियो है, वो मुझे लगता है कि जैसा कि मैंने विवेक जी पहले भी आपके शोज में कहा है कि ये एक लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट, एक प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है। और जो अप्रोचेस दिखाए जा रहे हैं दोनों ही साइड से, उसमें जाहिर है कि किसी भी तरीके के कंप्रोमाइज की जो संकेत हैं वो नहीं आ रहे हैं, उस तरीके की कोई इनिशिएटिव नहीं लिए जा रहे हैं, कोई सकारात्मक पहल नहीं की जा रही है। और यदि कहीं से कोई पहल होती भी है तो चूंकि ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज्यादा है, अविश्वास की एक गहरी खाई है, इसको विश्वास का संकट ही नहीं बल्कि अविश्वास की गहरी खाई है, उसकी वजह से कभी कोई पार्टी दूसरे पर नेगोशिएशंस के दौरान ही हमले कर देती है। जैसे अभी आप देखिए तो ईरान की जो इस्लामिक रजीम है उसने अमेरिका के अपाचे हेलीकॉप्टर को डाउन कर दिया, और ये जो बातचीत अभी चल रही थी उसका जो एक वातावरण निर्माण हो रहा था उसमें फिर से ब्रेकअप आ गया है। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो पहले अभी इजराइल को वो लगातार जो है इसको उसके ऊपर दबाव बना रहे थे कि आप लेबनान के ऊपर हमले इत्यादि रोकें, अब वो स्वयं हमले करने की बातें कर रहे हैं। और उसी तरीके की जो इस तरीके का आरोप पहले इस्लामिक रिजीम लगाती थी कि अमेरिका बातचीत के दौरान हमले कर दे रहा है। तो देखिए दोनों ही पक्षों की तरफ से अनेकों ऐसे जो अनट्रस्टवर्दी स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि जिसकी की वजह से जो विश्वास बहाली है वो होती हुई दिखाई नहीं दे रही। और जो रुख है, चाहे वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉकेट का जो एक इलीगल कार्य किया गया है, वो जाहिर है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का वायलेशन है। अमेरिका का भी जाहिर है जो नेवल ब्लॉकेट है वो भी एक अंतर्राष्ट्रीय जो है रूल्स बेस्ड ऑर्डर को वायलेट करने का ही कार्य है। तो ये जो और उसमें अभी आप देखिए तो मैं अभी एक रिपोर्ट देख रहा था कि ईरान की तरफ से इस बात को कहा गया है कि वेस्ट एशिया के राष्ट्रों की ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब ईरान वेस्ट एशिया के राष्ट्रों को नैतिकता सिखा रहा है और वही कह रहा है कि आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अमेरिका को और इजराइल को ईरान के ऊपर हमले करने से रोकें, जबकि वो स्वयं वेस्ट एशिया के राष्ट्रों के ऊपर लगातार हमले कर रहा है। तो इस तरीके की जो एक पॉस्चरिंग की जा रही है कि जिसमें कि आप किसी भी तरीके की सकारात्मकता को नहीं शो कर रहे हैं,
और लगातार एक एडामेंट रुख अख्तियार किए हुए हैं, तो ऐसे में तो ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत लंबा खींचने वाला कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है। और ऐसे में मैं इस बात की संभावना ज्यादा देखता हूं कि जैसे कि रशिया यूक्रेन के संदर्भ में ये लगातार कयास लगाए जाते थे कि 1 महीने चलेगा, 2 महीने चलेगा, और ये 4 वर्षों से भी ज्यादा का रशिया यूक्रेन का चल रहा है। उसी तरीके से इस बात को लेकर के आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि यदि ये जो कॉन्फ्लिक्ट यूएस ईरान का है वो कई वर्षों तक का भी चल सकता है, एक लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है। और ऐसे में मैं यहाँ पर सद्दाम हुसैन का जिक्र जरूर करना चाहूंगा। सद्दाम हुसैन की जो रिजीम थी वो इराक में जो गल्फ वॉर में उन्होंने कुवैत पर हमला किया, कुवैत का ऑक्यूपेशन किया, उसके बाद अमेरिका को वहां पर आना पड़ा, कोalition ने अपना एक्शन लिया और उसके बाद उसको कुवैत को मुक्त कराया। लेकिन जो सद्दाम हुसैन की रिजीम थी वो एक लंबे अंतराल के बाद वो गिरी। 2003 में फिर जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने जो कार्रवाइयां की, हालांकि गलत प्रिटेक्स्ट लिया था कि आप WMD बना रहे हैं, ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिले थे, लेकिन उनका मुख्य लक्ष्य मैं वही आ रहा था जी, आपने सही कहा कि वो जो स्थिति है वो उस अगर यदि सहमतियां नहीं बनेंगी, यदि आज ईरानियन इस्लामिक रिजीम हो या अमेरिका इजराइल हो, वो बुद्धिमत्ता से काम नहीं लेंगे और एडामेंट रुख अख्तियार करते रहेंगे, तो फिर वही होगा, युद्ध होगा। और युद्ध में फिर आपको जो कमजोर पार्टी है, जो ये रिजीम है, जाहिर है कि उसके ऊपर पहले ही काफी क्षति पहुंच चुकी है, एक लंबे अंतराल के बाद अमेरिका तो हर जगह झूठ बोल के पहुंचा ना सर। संजीव सर, मैं उसी पॉइंट पर आ रहा था कि आपने जब जिक्र किया इराक का, वहां पर भी WMD का बहाना लगा कर गया था, वो एक पॉइंट है, उस पर डिस्कस करेंगे। मैं फिरोज जी का रिएक्शन चाहूंगा। फिरोज जी, क्या ऐसा हो सकता है कि इजराइल के साथ मिलकर खार्क को लेकर एक ऑपरेशन शुरू कर दें, जैसा कि दावा एक जर्नलिस्ट का, यूएस से बड़े सीनियर जर्नलिस्ट है? बेसिकली अमेरिका की ताकत नहीं है खार्क आइलैंड या किसी भी आइलैंड पे हमला करने की। दूसरा, ये जंग इजराइल और अमेरिका ने शुरू की है, एडमेंसी अमेरिका और इजराइल की है, इसमें ईरान का जो है एक प्रिंसिपल पोजीशन है। तीसरी बात की लैंड वॉर तो भूल जाइए, 4 महीने के बाद अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस है, ट्रंप हारने वाला है, डेमोक्रेट्स अपर हैंड में है, दे आर लीडिंग बाय 9 परसेंटेज पॉइंट्स एट द मिनिमम एंड इट्स ओनली गोइंग टू ग्रो। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और जो मागा का एजेंडा था, नो वॉर, इन्फ्लेशन वगैरह वगैरह सब कंट्रोल में होगा। ट्रंप हर जगह पे फेल है, हर हफ्ते स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन करके वो अपना परिवार कमा रहा है पैसा, इतना ही हो रहा है। दूसरी बात की जो हिजबुल अभी का जो फेस चालू हुआ, इजराइल ने धमकी दी थी और इजराइल बेरूट में गाजा करने वाला था, इसलिए ईरान को कदम उठाने पड़े, दैट इज द रियलिटी। और ट्रंप ने बाद में इजराइल को रोका। पूरा का पूरा जो है नेतन्याहू का सितंबर में इलेक्शंस है, वो भी हार रहा है, 52 सीट से ज्यादा उसको मिलेगा नहीं 120 सीट्स में से, वो डेस्परेट सिचुएशन में है। इसलिए नेतन्याहू चाहता कि ये जंग आगे बढ़े और अमेरिका को किसी भी तरीके से इस जंग में घसीटे। ट्रंप आना नहीं चाहता, इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि यूएई ने अभी $3 बिलियन ट्रांसफर किए ईरान को। तो ट्रंप बोल कुछ रहा है, अंदर अंदर कुछ बातचीत कुछ और हो रही है। ओबामा की डील, यही ट्रंप था जिसने वो डील को खत्म कर दी थी। वो ट्रंप, वो अमेरिका के लिए, ईरान के लिए, दोनों के लिए अच्छी डील थी। और अभी पोजीशन ये है कि अमेरिका में वो ताकत नहीं है। हम लोग ने कुवैत की बात की, मगर ये भूल गए कि सद्दाम ने एक बहुत बड़ी जंग की थी ईरान के खिलाफ और पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड का, अमेरिका, यूरोप का पूरा बैकिंग था। केमिकल वेपन तक सप्लाई किए थे ईरान के खिलाफ। ओके, और ईरान इज नॉट इराक, ईरान इज नॉट वेनेजुएला, ईरान इज नॉट अफगानिस्तान। ईरान एक ताकतवर देश है, हम लोगों ने देख लिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ओमान और ईरान का पूरा अधिकार है, अमेरिका का कोई रोल नहीं बनता इस इलाके में। कई लोग जी, 90% जो ऑयल का फ्लो है, गैस का फ्लो है, वो एशियन कंट्रीज का है। एशियन कंट्रीज और वेस्ट एशिया को आपस में मिलकर कर लेना चाहिए, काम करना चाहिए। मैं तो फिरोज जी, मैं तो इस बात के लिए डे वन से फेवर में रहा हूं, और मैंने तो यह भी कहा कि ब्रिक्स को मजबूत करके वेस्ट को, एक तरफ से वेस्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी जो आपकी ग्लोबल साउथ की बनी हुई है, उसको भी आप कैसे काउंटर कर सकते हो, उस पर भी बातचीत होनी चाहिए। ये एक बहुत फेवरेट टॉपिक मेरा रहा है, मैं इस पर कभी आराम से आप लोगों से बातचीत करूंगा। लेकिन कई लोग कहते हैं कि भाई अमेरिका जो है, सुधाकर सर, खात्मा करने आया है आतंकवाद का और एनऑल, ये सब ये बातें करते हैं। संजीव जी भी काफी फेवर में रहते हैं इस बात के। मैं ये कहता हूं कि एक भारतीय जहाज के ऊपर हेलफायर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, 24 भारतीय नाविक सवार थे, उनको ओमान को एक्टिवेट करके ओमान की हेल्प से बचाया गया।
उस व्यापारिक जहाज में कुछ भी नहीं लदा था, वो खाली था और लंगर डालकर बीच समंदर में खड़ा था। वो नेवल ब्लॉकेड का वायलेशन भी नहीं कर रहा था। किस बिना पर उस पर हमला किया गया? ये अमेरिका की क्या दादागिरी है होर्मुज में? क्या उस पर ईरान लिखा हुआ था, सुधाकर जी? विवेक, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, बहुत अच्छा सवाल आपने रेज किया है। बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, और संजीव श्रीवास्तव साहब बहुत पढ़े लिखे विद्वान हैं, उनका राय को मैं बहुत कदर करता हूं। और हकीकत अगर देखेंगे तो एक चीज़, हम दोनों बैठे थे कोई एक चैनल में आज शाम के टाइम में, तो एक चीज़ आज पहली बार कोई हमारा इंडियन एक्सपर्ट से निकला है, इंटरनेशनल एक्सपर्ट से, उनके मुंह से, वो है कि वो आए हैं ख़त्म करने के लिए। मैं काफ़ी हद तक सहमत हूँ। ये नहीं कि कोई एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट एक किताब से पढ़ा और मैं उनके साथ सहमति बताने की ये कर रहा हूँ, मैं भी डॉट्स को ज्वाइन कर रहा हूँ। ये एक्चुअली बहुत लंबी कहानी है और आपके प्रोग्राम में इतना टाइम नहीं होगा। मोटे तौर पे ये कहना चाहता हूँ, एक टर्न ऑफ इवेंट आप अगर देखेंगे, इसी स्टेटमेंट को मद्देनजर रखते हुए बगराम एयरफील्ड जो अफगानिस्तान में उन्होंने खाली किया था अगस्त 2021 को, शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि पिछले 2-3 दिन के अंदर यूएसए के जो हेवी लिफ्टर्स है, लॉजिस्टिक एयरक्राफ्ट C-131 और इसी तरह 2-3 और किस्म के जो एयरक्राफ्ट है, वो आके लैंड हो चुके हैं और वहाँ पे उनके ट्रुप्स जो है अनलोड होके वो डिप्लॉयमेंट शुरू हो गया है। और बीच में ये सुनने में मिला था कि तालिबान उनको इजाज़त नहीं दे रहा है, लेकिन बीच में ट्रैक टू डायलॉग के जरिए से CIA अपना तौर तरीका अपनाने के बाद बातचीत सफलता हुई है और तालिबान ने कुछ डिमांड किया है, वो डिमांड्स को वो राजी हो गया है यूएसए। और तालिबान का सिर्फ एम पॉइंट जो है यूएसए अभी तक ऑब्जेक्ट करते आ रहा था, वो था ह्यूमन राइट्स। जो वीमेन और जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं उनको स्कूल को जाना, नौकरी करना, गाड़ी चलाना, ये जो बेसिक फंडामेंटल्स जो उन्होंने छूट दिया था पिछले 20 साल के अंदर, उनका जो ठहरे थे, डिप्लॉयड थे, वो कह रहे कि आपको जो करना है करो, लेकिन आप हमारे साथ हमें इधर रहने के लिए इजाज़त दो। और का जो मुद्दा है ये अभी तक स्टेटेड, ये तो ओपन सोर्स में नहीं है, लेकिन मैं एनालाइज करके ये चाइना को कंटेन कर सकते हैं। वहाँ से 1 या 1.5 घंटे की दूरी पे उनका लॉपनर आता है, लॉपनर में मेटेड पहली बार रिपोर्ट में आया है, जिसके वजह से वो न्यू आर्म्स ट्रीटी को जो है वो रिन्यू नहीं किए हैं, 6 फरवरी को होना था। मेटेड उनका जो न्यूक्लियर आर्सेनल है वो मेटेड नहीं रखे जाते हैं चाइना में, पहली बार कैनिस्टराइज करके मेट करके रखा गया है। एक अमेरिकी MQ-4C ट्राइटन सर्विलांस ड्रोन तबाह कर दिया गया। होर्मुज के पास अभियान में एक अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर भी तबाह हो गया। करोड़ों डॉलर की अमेरिकी मशीनें मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान और समंदर में कबाड़ बनकर बिखरी पड़ी। दुनिया का भरोसा अमेरिकी हथियारों से उठ रहा है। कई देश तो डील कैंसिल करने पर लग गए। ईरान की सटीक और घातक एंटी एयरक्राफ्ट रणनीति ने अमेरिकी एयरफोर्स, अमेरिकी नेवी के घमंड को चूर चूर कर दिया। सवाल यह कि दुनिया भर में अपनी मिलिट्री पावर और अपनी तकनीक और अपने हथियारों का धौंस जमाने वाले डोनाल्ड ट्रंप कर क्या रहे हैं? खुफिया रिपोर्ट्स बताती है कि ईरान के मिसाइल प्रहार और इस भारी नुकसान के बाद ट्रंप गहरे सदमे में। अमेरिकी इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मात्र 100 दिन की जंग में लगभग 50 जहाज गिरा दिए गए। इतनी बड़ी तादाद में इतने जेट्स आसमान से नीचे उतार दिए गए। यही वजह है कि अब ईरान से किसी भी हालत में डोनाल्ड ट्रंप को पीस डील चाहिए, समझौता चाहिए। ट्रंप इस दलदल से निकलना चाहते हैं, लेकिन जितनी कोशिश करते हैं इजराइल उतना खींचता है और उतना फंसाता है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने भी पुष्टि की है कि अमेरिका और ईरान के बीच लगातार बातचीत हो रही है। इतना ही नहीं, ट्रंप अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को चेतावनी दे रहे हैं कि वो ईरान पर पलटवार ना करें, जबकि ईरान इजराइल पर हमले शुरू कर चुका है। क्योंकि ट्रंप ये जानते हैं कि अगर ईरान ने अपने बचे हुए बैलिस्टिक मिसाइल और सुसाइडल ड्रोन्स का इस्तेमाल किया तो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसिस, इजराइल और मिडिल ईस्ट में मौजूद उनके ठिकाने और उनके दोस्त सब शमशान में बदल जाएंगे। अगर आप इस पूरे टाइमलाइन को देखेंगे तो इस 101 दिन की लड़ाई में जो 28 फरवरी 2026 को शुरू हुई, उसमें अमेरिका इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया।
और टॉप लीडरशिप को मार दिया, जिसमें सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई भी मारे गए। उस दिन आपको याद होगा, अगर आप ये शो लगातार देखते आ रहे, तो मैंने कहा था कि खामनेई को मारना अमेरिका की सबसे बड़ी गलती, और यह जंग अब बहुत जल्द खत्म नहीं होने वाली है। जिस फिराक में अमेरिका आया था, हम शॉर्ट एंड स्विफ्ट वॉर करेंगे। 1 मार्च को जंग में पहली बार अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई और उनके बॉडी बैग्स को वापस भेजा गया, जिसे रिसीव करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप खुद एयरपोर्ट पहुंचे थे। हालांकि उसके बाद से इस सवाल को लगातार अमेरिका छिपाता रहा कि कितने अमेरिकी सैनिक मारे गए। इस सवाल का जवाब आज तक ना तो मार्को रूबियो ने दिया, ना पीट हेगसेथ ने दिया, और ना ही डोनाल्ड ट्रंप ने दिया। इस हमले के बाद हिजबुल्लाह ने खामनेई के बदला लेने की कसम खाई थी और उसके बाद हमले शुरू किए थे। 8 मार्च को आयतुल्ला अली खामनेई के बेटे मुश्तबा खामनेई सुप्रीम लीडर बनाए गए। 28 मार्च को यमन के हूती विद्रोही भी संघर्ष में शामिल हो गए। 3 अप्रैल को ईरान ने एक अमेरिकी लड़ाकू विमान को मार गिराया। 5 अप्रैल को अमेरिका ने ईरान में घुसकर पायलट का रेस्क्यू किया, लेकिन ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिकी सैनिक ईरान के अंदर यूरेनियम का पता लगाने आए थे और चोरी करने आए थे। 7 अप्रैल राष्ट्रपति ट्रंप ने सीजफायर की घोषणा की। 10 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि मंडल की पाकिस्तान में बैठक हुई, लेकिन समझौता नहीं हुआ। 12 अप्रैल अमेरिकी सेना ने होर्मुज स्ट्रेट में आने वाले सभी जहाजों पर नाकेबंदी शुरू कर दी। 3 मई को अमेरिका ने होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया, लेकिन 24 घंटे के अंदर इस प्रोजेक्ट को रद्द करना पड़ा। 31 मई इजराइल ने लेबनान के बुफोर्ड किले पर कब्जा कर लिया, जिसका ईरान ने विरोध किया और कहा कि अगर इजराइल लेबनान पर हमले नहीं रोकता है तो सीजफायर खत्म। उसके बाद 3 जून को अमेरिका ईरान ने एक दूसरे के ठिकानों पर हमले किए और 7 जून को ईरान ने दोबारा से जंग शुरू की और इजराइल पर हमले किए और उसके बाद एक अपाचे हेलीकॉप्टर को भी मार गिराया। इस 101 दिन की कहानी में एक बात तो साफ है कि अमेरिकी हथियारों का दंभ किसी देश की संप्रभुता और जज्बे के आगे नहीं टिकता। यह दंभ चूर चूर हो गया। ट्रंप की महाशक्ति का तमगा खत्म हो चुका है। और क्या ट्रंप पीस डील के जरिए अपनी साख बचा पाएंगे, इस युद्ध का खात्मा करा पाएंगे? और अमेरिकी हथियार इंडस्ट्री इसके बाद कहां स्टैंड करता है? और इस जंग का पटाक्षेप कहां है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप 28 फरवरी से कह रहे हैं चंद घंटों में डील होने वाली है, लेकिन शायद वो चंद घंटे वो हो सकता है मार्स प्लैनेट के हिसाब से काउंट कर रहे हो, वो घंटे पूरे ही नहीं हो रहे और घंटे का घंटा बजाया ईरान ने। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ विंग कमांडर आलोक सहाय जुड़ रहे हैं। रक्षा विषय के बहुत स्वागत है आपका। लेफ्टिनेंट कर्नल जय सोढ़ी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विषय के बहुत स्वागत है आपका। असलम रिजवी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ईरान मामलों के जानकार, बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल मैं कैप्टन श्याम कुमार से लेना चाहूंगा, चूंकि वो भी स्क्रीन पर नहीं दिख रहे हैं, तो मैं पहला सवाल आलोक सहाय जी से ही पूछ लूं। विंग कमांडर आलोक सहाय जी, शॉर्ट एंड स्विफ्ट वॉर क्या 101 दिन की होती है, या वो टाइमलाइन पास कर चुके हैं ट्रंप और अमेरिकी हथियारों का दौर खत्म हो चुका है? विवेक जी नमस्कार, बहुत बढ़िया आपने बताया। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि मामला वहां नहीं है कि अमेरिका के कितने हथियार मार दिए गए, कितने जहाज मार दिए गए। वो तो जहाजों उनके पास जहाज अभी भी काफी है। मामला यह है कि अमेरिका के पास जो सबसे उन्नत किस्म का मिसाइल था जो आक्रमण में इस्तेमाल करता है, वो है टॉमहॉक मिसाइल। टॉमहॉक मिसाइल टोटल स्टॉक था वहां 3100। ये मैं सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडी, जो रिलायबल स्टडी ग्रुप है जो रिसर्च करती है, उसका आंकड़ा बता रहा हूं। इस पूरे 40 दिन के युद्ध में 1000 टॉमहॉक का इस्तेमाल इन्होंने कर लिया है। मतलब 30% के आसपास टॉमहॉक खत्म हो गए। 1000 टॉमहॉक मिसाइलें मारी हैं। थर्ड, जी हाँ, और खर्च हो गए। और थर्ड जो मिसाइल उनके पास, थर्ड जो इंटरसेप्टर है, वो इनके पास थे करीब 400 के आसपास। ठीक है, 400 के आसपास टोटल थर्ड थे एंटी बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है। इसमें से इन्होंने 200 के आसपास इजराइल में लगा रखे थे उसकी सुरक्षा के लिए, और लगभग 200 इन्होंने खर्च कर दिए यहाँ पे टोटल इस युद्ध में। और इसीलिए आपने देखा होगा कि थर्ड वहां तबाह हो गया, और जो भी थर्ड बचा हुआ था दूसरे देशों से, कोरिया से थर्ड इन्होंने निकाल करके ये लेके आए। अभी सिचुएशन ये है
कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ये जितने बम और ये मिसाइल्स बनाने वाली कंपनियों हैं उनको एक आपातकालीन बैठक बुलाई थी और कहा कि तिगुने या चौगुने स्पीड से वो चाहते हैं कि इन मिसाइल्स का निर्माण किया जाए। तो जब ये एक्सपेडाइट किया गया है तब इसका जो रेट है वो जो है एक साल में 400 थर्ड मिसाइल का प्रोडक्शन है बढ़ाने के बाद। तो अब आप ये समझिए कि अभी कितने दिन हुए युद्ध को खत्म हुए। अगर अगला युद्ध होता है, इनके पास थर्ड के इंटरसेप्टर नहीं है, इनके पास टॉमाहॉक का इंटरसेप्टर नहीं है। टॉमाहॉक जो है वो 200 पर एनम एक साल में 200 टॉमाहॉक बनाने की गति है इनकी। आप देख लीजिए स्टडी। आप 400 तो आपने 1000 तो टॉमाहॉक 40 दिन में उड़ा दिए। तो आप ये पूरा अमेरिका का जो एक महाशक्ति का जो इमेज था वो आपको डर लगेगा कि यार क्या बिल्कुल ये खोखला था। अभी आप ये समझिए कि ईरान से 40 दिन की झड़प में, जैसा कि कहते हैं कि इनकी ये हालत हुई है, ये झड़प है, चीन के साथ कैसे ये बचाव करेंगे? अगर ताइवान में युद्ध में जाते हैं ताइवान को बचाने, तो क्या ये चीन के सामने टिक पाएंगे? अमेरिका में जो वार प्रोडक्शन की जो रेट है वार मशीनरी की, वो इतनी स्लो है कि अमेरिका किसी भी लंबी लड़ाई में नहीं टिक पाएगा। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 155 mm के जो गोले हैं वो भारत से खरीदे जा रहे हैं। भारत ने एक उत्तरी अमेरिका की कंपनी को दिया है, वो खरीद रहा है और वहां से कहां जाएगा ये सबको मालूम है। तो अमेरिका जो है इस युद्ध में बहुत बुरी तरह वो एक्सपोज हुआ है और महाशक्ति की इमेज उसकी इस क्षेत्र में कम से कम गोले बारूद के स्टॉक के क्षेत्र में बहुत बुरी तरह एक और बात की है सर। और एक बात विवेक जी, जी बोलिए ना सर। विवेक जी एक छोटी सी बात बोलिए ना, छोटी सी बात। अब आप देखिए जो बार बार ट्रंप साहब कह रहे हैं ना, अब आप देखिए ये शातिर चाल है। ईरान जो है, ईरान और इजराइल अगर अकेले उलझते हैं तो ट्रंप साहब ये समझ रहे थे कि शायद ईरान जो है वो सिर्फ इजराइल पे आक्रमण करेगा तो अमेरिका को ये इंटरसेप्टर और ये मिसाइल्स की उतनी संख्या में जरूरत नहीं पड़ेगी, मिडिल ईस्ट देश तबाह नहीं होंगे। लेकिन ईरान भी और अमेरिका के लिए बहुत ही कन्वीनियंट था कि ये युद्ध जो है एंड हो जाए इजराइल और ईरान के बीच में। लेकिन ईरान जिस चाल को समझ गया और उसने बड़े साफ शब्दों में बोला है कि अगर लेबनान में आक्रमण नहीं रुके, बेरूत तक आक्रमण पहुंचे, तो वो सारे क्षेत्र खोल देगा पश्चिम एशिया के, और पश्चिम एशिया के सारे क्षेत्र खोलेगा तो अमेरिका उसको डिफेंड नहीं कर सकता है, महाविनाश होगा। जी विवेक जी, अभी हालात यही है। ये हालात बहुत खराब है सर। और विशेषकर कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ आ गए। श्याम कुमार जी बहुत स्वागत है आपका। दिक्कत की बात यह कि कैप्टन श्याम कुमार की उम्मीदों पर भी अमेरिकी नेवी खरी नहीं उतरी और ट्रंप ने हमारे कैप्टन श्याम कुमार का भी भरोसा तोड़ा है। वो इस बात की उम्मीद में थे कि 60 दिन तक ये जंग जो है हम निपटा लेंगे या 90 दिन तक निपटा लेंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कैप्टन श्याम को भी निराश किया, जैसे पूरी दुनिया को किया। धन्यवाद विवेक, जय हिंद। वेलकम सर, जय हिंद जी। निराशा में आशा हमेशा से रही है और ये संसार जो है उसमें मनसा कुछ ट्रंप की और है। अब ट्रंप को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, आज जेडी वैंस की बात करते हैं जी, जो हमेशा से पूछते रहते हैं कॉस्ट, इफेक्टिवनेस, सस्टेनेंस, और उनको माना जाता है कि वो मॉडरेट हैं। उन्होंने आज इंटरव्यू में बहुत क्लियरली जो कहा है उसको हमें समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये इराक और अफगानिस्तान जैसे लंबे वॉर नहीं होंगे, और अगर इसको आप ट्रंप के आकलन से सोचो तो वो कहते हैं 100 डेज ही अभी हुआ है, वियतनाम में तो 19 साल लग गए थे, लेकिन हम इतना लंबा नहीं खींचेंगे। एक बड़ा पंच स्टेटमेंट है वैंस का आज का। वो कहते हैं कि एक साल के बाद अगर आप युद्ध की बात सोचोगे भी कि ईरान में कुछ हुआ था, तो आप शायद इसको एक हिस्ट्री में भूल जाओगे कि ऐसे कोई जरूरत पड़ेगी। अब अगली बार कोई जरूरत नहीं पड़ेगी किसी डिप्लॉयमेंट मिशन या किसी भी ऐसे ऑपरेशनल कॉन्फ्लिक्ट की, सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका होगा। ऐसे बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स जेडी वैंस के हैं जो ट्रंप के बातों से मिलते जुलते हैं, और वो कहते हैं कि अपने राष्ट्रपति के प्रति में बहुत कॉन्फिडेंट है। देखिए, आपके दर्शकों को मैं पहलू में लेना चाहूंगा ये कह के कि वॉर सिर्फ मिलिट्री से तो नहीं जीती जाती, स्ट्रैटेजिक एम्स जरूरी हैं और स्ट्रैटेजिक एम्स के लिए पेशेंस चाहिए। और मैं जो कहता हूं हमेशा से अमेरिका के बारे में कि अब वो कोई स्टेशनरी डिजाइन की लड़ाई नहीं लड़ेगा, मिशन बेस्ड स्विफ्ट डिप्लॉयमेंट करेगा और टाइम बॉन्ड रिजल्ट ढूंढेगा
मिलिटरली एंड स्ट्रेटेजिकली। ईरान भी चाह रहा है कि जितना देर हो, अब ये बात होगी कि वो एट्रिशन मोड में है, कभी इधर अटैक फिर चुप। उसने मिसाइल की अटैक क्यों रोकी है? उसके पास पता है कि वो मिलिटरली अमेरिका से, इजराइल से नहीं जीत सकता, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिवनेस, डिले में एग्जॉशन करके शायद वो स्ट्रेटेजिक एग्जॉशन लाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ये जानता है और इसलिए उसे भी, इसलिए छिटपुट लड़ाई आप देख रहे हो। एक ट्रंप की और स्टेटमेंट सुनो आप। इजराइल को कहता है वो नेतन्याहू को, जो करना है करो, जल्दी करो, जल्दी से रोको। हाँ, ये भी कह देता है धीरे से, हाँ, रिप्राइंड भी कर देता है। आप सोचो तो जरा कैसी लड़ाई है ये। तो आप समझो ना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, ग्रीन रूम। तो मैं मान के चलता हूं फिर से कि ईरान अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, पूरी बजूत लगा रखी है उसने अपने जियोपॉलिटिकल और भूगोल, ये खाली राजनीति नहीं है, ये भूगोल भी है, अपने भूगोल का इस्तेमाल कर रहा है और पॉलिटिकल बैकअप भी ले रहा है वर्ल्ड को प्रभावित करते हुए। और ये लीजिए बड़ी खबर आ गई, देखिए प्रभावित करते हुए पढ़ रहा है। ये देखिए, इजराइल के वित्त मंत्री को जर्मनी में एंट्री से रोक दिया गया है। ये क्या हो रहा है? मतलब जियोपॉलिटिक्स बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। लेकिन आप एक बात बताइए सर, मैं बहुत पीछे जाऊं तो मैं 28 फरवरी को याद करूंगा। 28 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बहुत अच्छी डील हो रही है, बहुत अच्छी बातचीत चल रही है, बहुत जल्द बहुत अच्छी डील करेंगे। मैं मार्को रूबियो का स्टेटमेंट आपको सुनाता हूं। मार्को रूबियो का दिल्ली में स्टेटमेंट था कि चंद घंटों में राष्ट्रपति ट्रंप एक बहुत बड़ी डील की घोषणा करेंगे। वो मैं नहीं बताना चाहता, वो राष्ट्रपति बताएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ये कम से कम 15 दिन पहले की बात है, 2 हफ्ते पहले की। तो ये कौन सा वाला घंटा है? ये अर्थ वाला तो नहीं है, ये मार्स वाला हो सकता है, ये किसी और प्लैनेट का घंटा हो सकता है, जहां पर 30 दिन, 40 दिन या 60 दिन के हिसाब से एक घंटा होता हो या 2 घंटे होते हो। हम तो डे वन से ही सुन रहे हैं डील होने वाली है। जी, मान के चलिए अमेरिका को नीतिगत, एथिकल या कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेजेस देके वर्ल्ड को चलना जरूरी नहीं है। मान के चलिए अमेरिका अब उस मोड में नहीं है कि कोई बड़ा बड़ा स्टेटमेंट दे और उस पर होल्ड करे। रोज स्टेटमेंट चेंज होंगे, रोज होंगे। सेंट्रल कमांड के स्टेटमेंट को चेंज कैसे कर सकता है सर? दावा और स्टेटमेंट चेंज कर दे, स्टेट्समैन कैसा हो? कोई एग्रीमेंट नहीं है। नहीं तो फिर तो वो वजन नहीं है ना, फिर वो आपका ऑडासिटी आप देखिए कि आपकी बात का कोई वजन ही नहीं रहेगी, आपकी कोई साख ही नहीं रह गई। मैं इस बात की ओर जो है वो ध्यान लाना चाहता हूं। हाँ ठीक है, साख नहीं है तो बिहाइंड द ग्रीन रूम मैन्यूवर्स, बिहाइंड द कर्टेन विस्पर्स और अंडर द कारपेट डायलॉग्स वो ज्यादा होते हैं। और युद्ध है, लव एंड वॉर में क्या सही क्या गलत, जब अमेरिका भिड़ चुका है तो भिड़ चुका है। ईरान भी कोशिश कर रहा है। यस, नीतिगत बातों में ईरान पॉलिटिकली बोलता है और यहां के लोग मीडिया से बोलते हैं। यह डिफरेंस जरूर है, लेकिन इस बात को सत्यता हो चुकी है, इसलिए कोई बात पे ईरान भरोसा नहीं करता और अपनी बात अपने हिसाब से कर रहा है। तो ये युद्ध है, युद्ध में साम दाम दंड भेद छद्म नीति अमेरिका शुरू से करता आया है, आज भी करेगा, तो वो करेगा ही। आप इनकी बातों पे वजन न रखें। आप कह रहे हैं कि भाई वजन न रखें, हो सकता है साल भर के बाद दुनिया भूल जाए। मैं तो नहीं भूलूंगा, मैं पेट्रोल पर 7 साढ़े 7 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा हूं, मैं कभी नहीं माफ करने वाला डोनाल्ड ट्रंप को। और 1 लीटर पे दे रहा हूं, 10-20 लीटर डलाता हूं तो मुझे 150-200 रुपए का नुकसान हो जाता है। तो मैं और मेरे जैसे कई जो मिडिल क्लास हिंदुस्तानी हैं वो इन सब बातों में माफ नहीं करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप को, नहीं कभी उनके फेवर में। एक टाइम ऐसा था, ये बात आप लोग भी मानेंगे, कि हमारे ही मुल्क में ट्रंप के फेवर में कई लोग थे। इनफैक्ट मैं भी ट्रंप को फेवर करता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस हिसाब से डिसीजन भी लिए जाते हैं। रिजवी साहब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करें, उसको मैं थोड़ी देर आपके पास आ रहा हूं, कि लव एंड वॉर में सब जायज है। साम दाम दंड भेद, झूठ सच, दावे कस्में। मुझे उससे आप पूछ रहे हैं? जी बिल्कुल जी नमस्कार विवेक जी, आपकी पूरी टीम को मैं सलाम करता हूँ, आदाब करता हूँ जी। जय हिंद आप तमाम लोगों के लिए। देखिए, जो हमारे श्याम कुमार जी ने कहा है कि हर चीज जो है जंग में जायज है, उसकी भी एक लिमिट तो होनी चाहिए। यानी आप बिल्कुल ही जिसे कहा जाए कि झूठ पे झूठ बोलें
तो ये नहीं, यूएन में लिमिट है, वॉर को लेकर कानून है, बात सही कह रहे हैं आप। जी हाँ, तो कुछ तो श्याम भाई लिमिट होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा विवेक भाई ने कि डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम लिमिट को क्रॉस कर दिया है, और ये इस वक्त अमेरिका दुनिया का सबसे रुस्वा और जलील मुल्क दुनिया की निगाहों में है। खुद अमेरिका में अमेरिकियों ने इनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया है, और प्रोटेस्ट बराबर हो रहा है, जैसा कि आप न्यूज़ में देख रहे हैं। हाँ। मैं एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं, मुझे 2 मिनट प्लीज आप दे दीजिए। देखिए, जंग जो होती है उसमें एक गोल होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक मकसद होता है। मारना या मरना हो सकता है कि जंग का गोल ना हो, नहीं होगा, बिल्कुल बहुत से नहीं होगा, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। हाँ, मारना या मरना जंग का गोल नहीं हो सकता। ऐसी हुई है कि जिसमें एक ऑब्जेक्टिव के को लेकर जंग हुई है, और मारने वाला जीता है, मार खाने वाला जीता है और मारने वाला हार गया है। यही सूरत हाल अमेरिका की है कि अमेरिका ने यकीनन ईरान के सुप्रीम लीडर को कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया, लेकिन वो कत्ल करके भी अमेरिका इस वक्त जो है परेशान है। और विवेक भाई, आपने जो ये कहा कि सबसे बड़ी गलती अमेरिका की ये थी कि उसने ईरान के जो लीडर थे, जो रहबर थे, उन्हें शहीद किया। मैं भी आपकी इस बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ। आप देखिए कि अमेरिका कभी भी ईरान के सामने कामयाब नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक मिसाल देता हूँ कि तबस यस के पास एक रेगिस्तान था, जहाँ पे अप्रैल 1980 में अमेरिका की डेल्टा फोर्स ने वहाँ पर एक अटैक किया था। वहाँ पे इनको मुंह की खानी पड़ी और इनकी फौज मारी गई। ये वाकया आप जानते हैं, गूगल कर लीजिएगा तो आपको मालूम होगा। उसके बाद ईरान पर 8 साल की जंग अमेरिका के जरिए थोपी गई। 8 साल तक ईरान 80 मुल्कों से लौटता रहा, और आखिर में ईरान के हक में वो जंग जो है खत्म हुई। उसके बाद आप देखिए 33 दिन की जंग जो हुई है हिजबुल्लाह से और इजराइल से हुई। दुनिया जानती है कि हिजबुल्लाह के पीछे ईरान था, और उसमें भी इजराइल को हारना पड़ा। यहाँ तक कि जो उसका डिफेंस मिनिस्टर था, उसका नाम था आमिर पेरेटिस, उसको भी इस्तीफा देना पड़ा, ये कहकर कि तुमने सही तरीके से हिजबुल्लाह से जंग नहीं लड़ी। यहाँ पर भी आप देखिए ईरान के मुकाबले में सुपर पावर जैसे मुल्क को शिकस्त खानी पड़ी। उसके बाद आपने देखा होगा कि ISIS को अमेरिका ने तैयार किया। ये मैं बिल्कुल यकीन के साथ कह रहा हूँ कि ISIS और अलकायदा वगैरह ये सब अमेरिका ही के परवरदा पाले पोसे हैं, और उन्होंने तैयार किया था ईरान को ख़त्म करने के लिए, लेकिन कासिम सुलेमानी के ज़रिए से इनको भी ख़त्म कर दिया गया। अब आइए, ये जो 40 दिन की जंग है, जिसके बारे में आज आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से बयान किया, इस 40 दिन में 50 के करीब अमेरिका के विमान गिराए गए। हो सकता है कि ईरान के भी बहुत सा नुकसान हुआ और ज़्यादा नुकसान हुआ हो, लेकिन उसकी उतनी अहमियत और महत्व नहीं है मेरे भाई। क्यों? इसलिए कि वो तो एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन आज 100 दिन से ज़्यादा हो गया और अमेरिका हुर्मुज़ को आज़ाद नहीं करा सका, जबकि बार बार ये कह रहा था कि हम ईरान को हरा चुके हैं, ईरान की फौज को खत्म कर चुके हैं, ईरान की नेवी खत्म हो चुकी है, अब ईरान में कुछ बचा नहीं है। एक वक्त ऐसा आया था जब 8 अप्रैल को सीजफायर हुआ, तब ईरान ने होर्मुज खोल दिया था, लेकिन उसी दरमियान अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड लगा दिया और बोला कि अब हम होर्मुज को कंट्रोल करेंगे। वहां से मामला और चौपट हो गया, वरना इस सीजफायर में अभी तक होर्मुज फिर से खुला रहता। अब सवाल इस बात को लेकर है जो डे 1 पर मैंने कहा था, आज की तारीख में दावे के साथ मैं कह सकता हूं ईरानी सुप्रीम लीडर आयतोल्ला अली खामनेई अगर ईरान में मौजूद होते तो ये डील हो गई होती और कोई सोल्यूशन निकाल लिया गया होता, क्योंकि वो अनुभवी थे, उन्होंने बाकी हालात देखे थे, उनके कनेक्शंस अच्छे थे और उनसे बाकी देशों की बातचीत अच्छी थी। आज की तारीख में मुश्तबा खामनेई के कनेक्शंस वैसे नहीं होंगे, मैं मानता हूं इस बात को, और शायद आप लोग भी मानेंगे। तो गलती तो सबसे बड़ी 28 तारीख को हुई। जय सोढ़ी सर। जय हिंद विवेक जी। जय हिंद सर। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं, विख्यात को पैनलिस्ट के साथ। अमेरिका के एक प्रसिद्ध जनरल थे लेफ्टिनेंट जनरल पॉल रिपर। उन्होंने कहा था कि युद्ध एक गंभीर विषय होता है राजनेताओं पे छोड़ने के लिए। वॉर इज अ सीरियस बिजनेस टू बी लेफ्ट टू पॉलिटिशियंस। इसी स्वर में मैं ऐड करना चाहूंगा कि रक्षा पत्रकारिता और रक्षा विश्लेषण ये भी एक गंभीर विषय होते हैं, जो कि काफी अध्ययन और पढ़ने के बाद आते हैं, काफी रिसर्च और रीडिंग के बाद आते हैं।
किसी भी अच्छे रक्षा विशेषज्ञ को अच्छा बनने के लिए 80% उसकी मेहनत पढ़ने में होनी चाहिए, अध्ययन में करनी चाहिए। उसी प्रकार एक डिफेंस जर्नलिस्ट के लिए भी मैं आपके चैनल और आपको नमन और सलाम करना चाहूंगा कि आपने ये युद्ध जब से शुरू और पहले भी कोई भी युद्ध की घटनाओं को आपने बड़ी संजीदा तौर से कवर किया, और कुछ भारतीय चैनल की तरह यहाँ पे कभी बदतमीजियां नहीं हुई आपके शो पे या आपके चैनल। जहां तक अमेरिका सेना की बात है विवेक जी, हर अमेरिकी अफसर के लिए, हर अमेरिकी सेना के अफसर के लिए 2 किताबें पढ़नी अनिवार्य हैं, द पावर ऑफ ज्योग्राफी और प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी, जो कि दोनों टिम मार्शल ने लिखी हैं। तभी किसी भी अमेरिका सेना के अध्यक्ष ने आज तक अमेरिकी राष्ट्रपति को एडवाइस नहीं की ईरान पे युद्ध करने की, क्योंकि ईरान के पूरे हक में उसकी ज्योग्राफी है, उसका टेरेन है, उसका भूगोल है। 12 फरवरी को जब फाइनल मीटिंग हो रही थी व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में सुबह 11 बजे, तो डोनाल्ड ट्रंप के सामने सारों ने बोला युद्ध नहीं करना चाहिए, और उसमें सबसे तीव्र स्वर में जनरल डैन केन बोल रहे थे, जो कि चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ है, कि अमेरिका को ईरान पे युद्ध नहीं करना चाहिए, घातक होगा अमेरिका के लिए। सिर्फ एक पीट हेग्सेट थे जो युद्ध चाहते थे, बाकी उस कमरे में कोई नहीं चाहता था। ट्रंप के ऊपर एप्स्टीन फाइल का दबाव था, वो एक अलग विषय है, और उसकी वजह से उन्होंने अपने बाकी सारे सलाहकारों की नहीं मानी, उच्च अधिकारियों की नहीं मानी, जेडी वैंस की नहीं मानी, और पीट हेग्सेट की मान के उन्होंने युद्ध के आदेश दे दिए। और हमने देखा किस तरह से 40 दिन के युद्ध में ईरान ने शिकस्त दी 2 बड़ी सैनिक शक्तियों को, अमेरिका को और इजराइल को। 1956 में विवेक जी, जब ब्रिटेन ने सुएज कैनाल पे हमला किया था, वो साल था जब ब्रिटेन का एक महाशक्ति बनने का जो पतन हुआ शुरू हुआ। विवेक जी, आज से 25 साल बाद जब इस वक्त का इतिहास लिखा जाएगा, 3 बड़ी चीजें उभर के आएंगी। पहला, अमेरिका की महाशक्ति का पतन ईरान युद्ध था। दूसरा, ईरान क्षेत्रीय शक्ति बन के उभरा। और तीसरा, कुछ सालों में मिडिल ईस्ट में दोबारा जंग होगी। इस जंग की शुरुआत ईरान करेगा इजराइल पे, और जिसका अंजाम होगा कि इजराइल 2 देशों में बटेगा और फिलिस्तीन एक आजाद देश के रूप में उभरेगा। और जब 25 साल बाद इस वक्त का इतिहास लिखा जाएगा, अमेरिकी नागरिक और इजरायली नागरिक ट्रंप और नेतन्याहू पे थू-थू करेंगे कि इन दोनों के ब्लंडर की वजह से, ईरान पे युद्ध करने की वजह से आज जो हाल हुआ, ना अमेरिका महाशक्ति बचा और इजराइल के 2 टुकड़े हो गए। इसलिए विवेक जी, एक डिफेंस एनालिस्ट के लिए, एक डिफेंस जर्नलिस्ट के लिए बहुत जरूरी होता है बहुत ज्यादा अध्ययन करना, बहुत ज्यादा पढ़ना। मतलब आप कह रहे हैं ये फ्यूचर में 25 साल के बाद, 30 साल के बाद ऐसे हालात बन सकते हैं, लेकिन अब इंपॉर्टेंट, अब तो 25 साल 30 साल अभी 5-10 रुपए बचाने के लाले आ रहे हैं। अभी तो पता चला ईरान में महंगाई बहुत बढ़ गई है, वहां पर रोटियां भी लोग EMI में ले रहे हैं। तो एक जो मकसद था अमेरिका में, वो तो उसमें कामयाब हो गया, ईरान को इकोनॉमिकली चोक कर रहा है। और ईरान के लिए सर्वाइवल इज द बिगेस्ट चैलेंज आज की तारीख में। ईरानी जनता के लिए भी सर्वाइवल इज द बिगेस्ट चैलेंज। अब दिक्कत यह है कि ये जंग खत्म कैसे होगी, या क्या क्या एक्शन प्लान हो सकता है। मेरा सवाल यह है कि किसी भी जंग को, आप लोग सब एक्सपर्ट हैं, सब लोग अच्छे अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं। 3 मेहमान तो मेरे डिफेंस के बैकग्राउंड से सर्विस कर चुके हैं, इस देश की सेवा कर चुके हैं। तो मेरा सवाल ये, किसी भी वॉर में जाने के पहले क्या हम एंट्री प्लान और एग्जिट प्लान दोनों डिस्कस कर लेते हैं, या फिर घुसने के बाद सोचते हैं कि निकलने का क्या है यहां से मामला? आलोक जी। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इनके जो जितने भी आकलन थे अमेरिका के एंटिसिपेटेड, वो कारगर नहीं हुए और युद्ध ने बिल्कुल दूसरा रूप ले लिया और ये फंस गए उसमें। विवेक जी, आपका आकलन बिल्कुल सही है, लेकिन अभी जो स्थितियां बन रही हैं वो ये बन रहा है कि अमेरिका इस युद्ध को सीमित रखना चाहता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास, उस लाइन को वो खुलवाना चाहता है। इसीलिए आप देखिएगा कि पिछले 1 हफ्ते में जितने भी अमेरिका की तरफ से आक्रमण हुए हैं वो उसी सेंटर्स, उसी आइलैंड पे हुए हैं, जो जैसे केशम द्वीप से वो है, जो खर्ग है, और इवन साउथ ईरान में एक उनका कम्युनिकेशन और रडार सेंटर था जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सपोर्ट करता था कम्युनिकेशन में, वो है। तो इसी क्षेत्रों में अमेरिका ने अपने आक्रमण जारी रखे हैं और ईरान ने भी रिटेलिएटरी अटैक्स किए हैं अमेरिका का, हेलीकॉप्टर भी गिरा है इनका। सर, युद्ध खत्म करवा दीजिए, कोई ऑप्शन दे दीजिए, कोई विकल्प दे दीजिए। हो सकता है कि आजकल तो AI का जमाना है, यूट्यूब पे डालते हैं तो आपका जो ऑडियो इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाता है, हो सकता है कोई अमेरिकी अधिकारी सुन ले, हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप ही आपकी राय सुनकर उससे सहमत हो जाए।
मैं तो बहुत विवेक जी, ऑप्टिमिस्टिक हूं। मुझे तो हर दिन मैं सुबह उठता हूं, मुझे लगता है आज गुड न्यूज मिलेगी, आज जंग खत्म हो जाएगी और होर्मुज खुल जाएगा। है ना, आज जो डेवलपमेंट हुआ है वो हाँ। थोड़ा सा एनकरेजिंग है, मैं बताता हूं क्यों। जल्दी आप से देखिए सर, कि जब ये कान तरस आक्रमण गए और हैं ऐसी खबरों को सुनने के लिए। प्रति आक्रमण जो हुआ है, ईरान ने हाँ। जब आक्रमण किया इजराइल पे, इजराइल ने जब बुरी तरह आक्रमण उस पर किया, ट्रंप ने इंटरफेयर किया, ट्रंप ने धमकी दिया कि भाई देखो नहीं मत करो, और बात बनने वाली है। तो बात लास्ट में बात होते होते नेतन्याहू ने बड़े बड़े शार्प शब्दों में पूछा कि अगर मैं बंद करूंगा तो क्या ईरान बंद कर देगा। तो ईरान की तरफ से तुरंत ये डिक्लेरेशन आई कि हाँ ठीक है, हम भी बंद करते हैं, और इजराइल ने भी बंद किया, दोनों ने बंद किया। जबकि यह पहली बार हुआ है कि इजराइल के आक्रमण के बाद ईरान जो है वो यूनिलैटरल सीजफायर वो उसने कहा है कि ठीक है, अगर अगर अब इजराइल नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे। और ट्रंप का ये कहना कि 2 हफ्ते के अंदर कुछ बहुत ही इंकरेजिंग होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है ईरान यूरेनियम, जो संवर्धित यूरेनियम है, उसको सौंपने के लिए तैयार हो जाए और शांति व्यवस्था वहां स्थापित हो। जी हाँ रिजवी साहब, क्या ईरान को भी कुछ पॉजिटिवली आगे बढ़ना चाहिए, वरना वो भी इसी जिद में पड़े रहेंगे, होर्मुज बंद करके रखेंगे? और जबकि मैंने आपको बताया, क्योंकि आज आपके जानकार हैं वहां पर, तो आप बेहतर बता पाएंगे, आर्थिक तौर पर ईरान के अंदर की स्थिति ठीक नहीं है। हाँ, लोगों के पास जज्बे और हौसले की कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या पेट जज्बे और हौसले से भरता नहीं है? बिल्कुल। मैं 2 बातें करना चाहता हूँ। हाँ। पहली बात तो ये कि अमेरिका ने इस जंग में इमोशन को यूज किया और विजडम को यूज नहीं किया, और इसकी वजह से आज उसकी ये हालत हुई है। दूसरी बात यह कि ईरान में यकीनन इस वक्त वहाँ की जो इकोनॉमिकली हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन ईरानी एक ऐसी कौम है, क्योंकि मैं वहाँ रहता हूँ, मैं जानता हूँ कि ईरानी एक ऐसी कौम है कि वो अपने ईरानी होने पर बहुत ज़्यादा नाज करती है, बहुत ज़्यादा फ़ख्र करती है, गर्व करती है। वो इस भूख और प्यास को इस वक्त बर्दाश्त किए हुए है, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर हम ज़रा से भी आवाज़ करेंगे तो इसका असर हमारे फौजियों के मोरल पे पड़ेगा। लिहाजा वो इसको बेर कर रहे हैं और वो हौसलों और हिम्मत के साथ ईरानी फौज का साथ दे रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि बाद में चलकर वहाँ के लिए मुसीबत खड़ी हो। मैं बहुत ज़्यादा सच्चाई के साथ बयान कर रहा हूँ, ताकि आप लोग ये ना कहें कि मैं आंख बंद करके ईरान के सिलसिले में ब्लाइंड फेथ रखता हूँ या अंधभक्त हूँ। ऐसा नहीं है। ईरान के लिए भी मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं। वहाँ पर जो इकोनॉमी है ईरान की बहुत ज़्यादा नीचे आ गई है, वहाँ की करेंसी डाउन हो चुकी है, बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन हम सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं ऐसी बहादुर कौम को कि हर रोज़ तेहरान में और हर ईरान के हर शहर में लाखों की तादाद पे वो रात में 9 से 11 बजे प्रोटेस्ट करते हैं और अपने बहादुर फौजियों का वो सम्मान भी करते हैं, उनके हौसले भी बढ़ाते हैं, उनको इनकरेज करते हैं। तो ईरान की हालत यकीनन ख़राब है, लेकिन इसको बाद में जब हालात बेहतर होंगे तो कवर कर लिया जाएगा। आपने एक बात और भी पूछी कि अगर वो एटमी जो मामलात हैं उसमें थोड़ा नरम हो जाए तो जंग खत्म हो सकती है। ईरान ने पहले भी ये कहा था कि हम लिख कर देने के लिए तैयार हैं कि कोई एटम बम नहीं बना रहे हैं। ओमान में जो मुज़ाकरात हो रहे थे, जो टॉक हो रही थी, उसमें तकरीबन ईरान इस बात को मान गया था, और उसी मौके पर अमेरिका ने धोखा देकर ईरान पर हमला किया और ये मसला जो है पीछे हट गया। ईरान थोड़ा सा यहाँ पर और ज़्यादा अकड़ गया है कि जो बात हम मानने के लिए तैयार थे, अब तुम उसे मनवा रहे हो, तो आओ कुछ देर जो है हमारी तुम्हारी 2-4 हाथ हो जाए, ताकि आइंदा कभी तुम ऐसी हरकत न कर सको। कैप्टन श्याम कुमार कोई फॉर्मूला बता पाए? देखिए, फॉर्मूला तो कोई निश्चित नहीं है, पर लड़ाई मान के चलिए कि ये लड़ाई मिसाइल की लड़ाई कभी नहीं थी। अमेरिका आया ही है यहाँ पे स्ट्रैटेजिक सिग्नलिंग देने के लिए, और जब तक वो सिग्नल का एंड रिजल्ट नहीं निकलेगा, अमेरिका यहां रुका रहेगा। वॉरियर क्लास के लोग हैं, जोरास्ट्रियन कंट्री के, मैं सलाम करता हूं। रिजवी जी हमारे साथ हैं, आप हमारे पड़ोसी रहे हैं, आज बीच में पाकिस्तान आ गया। मैं कदापि ये नहीं कहता कि ईरान से मेरी संवेदना नहीं और अमेरिका का मैं को पहलू में मैं लेता हूं, ऐसी बात नहीं है। मैं सिर्फ युद्ध का आकलन करता हूं टैक्टिकल लेवल पे, और जो स्ट्रेटजी इसके पीछे है। जो लोग कहते हैं स्टेटमेंट्स देते हैं, मैं आपको बता दूं, निकोलस एक्ट के तहत अमेरिका में
चीफ ऑफ नेवल स्टाफ या जो उनके एडवाइजर हैं चीफ ऑफ नेवी जो फैलन साहब जिन्होंने रिजाइन किया, या आर्मी चीफ, इनकी कोई खास पकड़ ऑपरेशनल नहीं है। निकोलस एक्ट के हिसाब से थिएटर कमांडर्स डायरेक्टली सेक्रेटरी ऑफ वॉर एंड व्हाइट हाउस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और ये हमेशा से एक बड़ा वहां पे रहा है एक तरीका, एक इसके कारण काफी मुश्किलें भी हुई हैं कि इनको काफी पावरफुल बनाया हुआ है थिएटर कमांडर्स को। तो एडमिरल ब्रैड कूपर को अगस्त में लाया क्यों गया था? जब लड़ाई करनी ही नहीं थी, जब कोई जानता ही नहीं था, तो इनको लाया क्यों गया? ये स्पेशल फोर्स के बॉस हैं, ये मरीन फोर्सेस के बॉस हैं। इसके पहले के जो बॉस थे वो उनको आर्मी चीफ बना दिया गया। ये आर्मी और नेवी के चीफ वहां सिर्फ लॉजिस्टिक सपोर्ट, मोरल, ट्रेनिंग, रेजिंग करते हैं, और थिएटर कमांडर्स वॉर लड़ते हैं। तो वहां का तरीका दूसरा है। हालांकि एडमिरल ब्रैड कूपर कुछ बोलते नहीं, आईआरजीसी के कमांडर्स भी बोलते हैं, लेकिन ये नहीं बोलते। अब बोलते हैं। आपको मैं बता दूं, ये अपाचे का जो क्रैश है ना, एक और सिग्नल समझिए, इसको जो रेस्क्यू किया गया है, इसे अनमैन्ड बोट ने रेस्क्यू किया है। CTG 59 100 शिप्स का अनमैन्ड बोट का बड़ा कारवां बहरीन में 2021 में बनाया गया, जिसके कारण डर के मारे ईरान ने 20 से ज्यादा एम्फीबियस लैंडिंग की, अपने आइलैंड्स को बचाने का तरीका ढूंढा। इजराइल को लाया गया वहां, ये अभी नहीं हुआ है। हम ऐसे नहीं कर सकते बिना हिस्ट्री को पढ़े हुए कि अमेरिका की तैयारी किसने की है। बाइडेन ने क्या किया, लॉर्ड ऑस्टिन ने क्या किया, जो उनके सेक्रेटरी ऑफ वॉर थे, पिट्सगेथ अभी आए हैं। लॉर्ड ऑस्टिन एक जनरल थे आर्मी के, जो सेंट्रल कमांड के चीफ रहे 5 साल। उनको पता है कि सेंट्रल कमांड में क्या हो रहा है। तो ये एम्फीबियस वॉरफेयर की पानी की लड़ाई को लड़ने आए हैं, ये तुरंत नहीं देगा एक्शन। एक बात मान के चलिए, लड़ाई शुरू से फ्यू नॉटिकल माइल्स जो है गल्फ का, वो पूरे ओशन की नॉटिकल माइल्स को कवर कर रहा है। हाँ। ग्रेविटी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की है। और मैं एक और बात बताऊं, कल आपको मैंने कल बताया था आपके चैनल में, मैंने कल मीनाक्षी जी के साथ, कि ये एक विजिबल एम है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, और इनविजिबल एम है यूरेनियम, ये रिजीम चेंज, ये वो सब इनविजिबल है। उसका कोई सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव असेसमेंट नहीं है, वो सब्जेक्टिव बातें, वो कभी भी हो जाएंगी। लेकिन हॉर्मुज तो एक ऑब्जेक्टिव है, जिसके कारण वर्ल्ड की इकोनॉमी प्रभावित है, और उसको एटमाइज करके, लेकिन डेवन से कभी, लेकिन कैप्टन डेवन से कभी हॉर्मुज ऑब्जेक्टिव था ही नहीं ना। वॉर की शुरुआत में हॉर्मुज कभी ऑब्जेक्टिव नहीं था। यहां मैं आपसे सहमत नहीं हूं। इसको लोग नहीं समझ पाए कि ऐसा नहीं था। ये पहले ही पता था कि पहला ही दिन ये बंद करेगा अमेरिका, ईरान, और कर दिया उसने। इसलिए कतार की लड़ाई रोकी गई थी। जल्दी से, ठीक है, समझिए इसको। हाँ। जी जय सोली जी। विवेक जी, अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, उन्होंने बड़ा एक अच्छा बयान दिया था आज से शताब्दियों पहले, दशकों पहले। उन्होंने कहा था, सारे लोगों का आप कुछ समय बेवकूफ बना सकते हैं, कुछ लोगों का सारे समय बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन सारे लोगों का हमेशा बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। आज 68% अमेरिकी आवाम ट्रंप के खिलाफ है, पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ट्रंप के खिलाफ है। अमेरिका के जितने निजी पश्चिमी देश थे, नाटो देश थे, सारे अमेरिका और ट्रंप के खिलाफ हैं। यानी कुछ तो गड़बड़ है ना। सारे आप लोगों का तो हर समय बेवकूफ नहीं बना सकते। अगर ट्रंप वाकई में ये युद्ध जीत रहे होते, या वाकई में वहां पे जनरल डैन केन की कोई वैल्यू नहीं होती, या वहां पे सेंटकॉम कमांडर की वैल्यू होती सिर्फ, तो जनरल डैन केन हर ब्रीफिंग के लिए पीट हेग्सेथ के साथ क्यों आए हैं? सेंटकॉम कमांडर क्यों नहीं आए हैं? देखिए, ये गोल्ड वाटर निकोल्स एक्ट बेशक थिएटर कमांडर को पावर देता है, लेकिन ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पे अमेरिका में चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ की है। भारत में भी जब थिएटर कमांडर बनेंगे, उनके पास ऑपरेशनल फ्रीडम ज्यादा होगी, लेकिन ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की होगी। और यही कारण है कि आज दुनिया तो क्या कोई डील बनता देख रहे हैं आप? पड़ चुके हैं जी सोली सर, कोई डील बनता देख रहे हैं आप? जी, डील जरूर होगी। हाँ। थोड़े समय में जरूर होगी, लेकिन वो ईरान के शर्तों पर होगी। और ईरान कभी भी अपना एनरिच्ड यूरेनियम नहीं देगा, वो बेवकूफ नहीं है। डील होगी, डील देना प्लीज। जी मैं माफी चाहूंगा, समय सीमित है। डील होगी, लेकिन ईरान की शर्तों पर होगी। बी ऑप्टिमिस्टिक, बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव मेरा ब्लड ग्रुप भी है, तो इसका मतलब ये कि
हम लोग सब लोगों को पॉजिटिव रहना चाहिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को भारत माता की जय। जय हिंद दर्शकों। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौट रहे, देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।